हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है नीलेश धुबल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलेश व्लॉग पे। तो आप सभी यह सोच रहे होंगे कि 2021 का ये ब्लॉग और दूसरे का ये ब्लॉग मैं अभी क्यों पोस्ट कर रहा हूँ। तो सुनिए, उस समय जब भूपेंद्र पंडा भाई केदारनाथ से लौटे थे तब मैंने उनसे कहा था कि भाई वीडियो पोस्ट कीजिए। तो कुछ प्रॉब्लम के कारण भूपेंद्र भाई वह वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हाल ही में मैं भूपेंद्र पंडा भाई से मिला और मैंने फिर से उसे कहा कि यार व्लॉग पोस्ट क्यों नहीं किया है, मैं ये व्लॉग देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो भाई ने कहा कुछ प्रॉब्लम था और फिर उसने कहा कि यार तू ही व्लॉग पोस्ट कर दे। फिर उन्होंने ये सारा डेटा मुझे शेयर किया और मैं ये व्लॉग अभी बना के पोस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, यह व्लॉग भूपेंद्र भाई के केदारनाथ धाम की यात्रा को आपको दिखाना और मेरा जो सबसे ख़ास मकसद है यह व्लॉग के साथ, क्योंकि अभी हाल ही में भूपेंद्र पंडा जी हमारे गांव सरडी से जी हाँ पुरी की यात्रा साइकिल में कर रहे हैं। जी हाँ, साइकिल में। तो इनके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने हो कि नहीं पता, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन पे इनका लिंक दे रहा हूँ। और अभी इन्होंने यात्रा का पूरा कंटिन्यू वीडियो डे टू डे पोस्ट कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए और भूपेंद्र भाई के चैनल भारतवासी को सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस दिल से उन्हें सपोर्ट कीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम भूपेंद्र पंडा की कहानी मेरे जुबानी के साथ मेरी आवाज़ में आप एंजॉय कीजिए। तो मैं पहुंच चुका था अपने गांव से राजधानी, जी हाँ रायपुर का प्यारा सा रेलवे स्टेशन, और यहाँ के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं प्लेटफॉर्म में बैठे बैठे अपनी ट्रेन के इंतज़ार में था। ट्रेन का समय रेलवे समय सारणी के हिसाब से 16:40 मतलब शाम के 4:30 बजे, और तभी मेरे ट्रेन का आगमन हुआ और रायपुर से प्रस्थान करते हुए निकल पड़ा मेरी ज़िंदगी का पहला और अकेला सा सफ़र। और सफ़र करते करते न जाने कब शाम से रात हो गई और रात से सुबह। जी हाँ, एक नई सुबह, नई उमंग और ट्रेन की सर आवाज़ इस यात्रा का सबसे हसीन पल था। नदी के ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन और यहाँ से बाहर का नज़ारा देखने लायक था। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार तक अपनी ट्रेन सुविधा का सफ़र कर सकते हैं। हरिद्वार सबसे अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ सभी स्टेशन से अधिकतम ट्रेनें चलती हैं। जब एक दूसरी ट्रेन हमारी साइड से गुजरती है तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। दोस्तों, मेरे इस सफ़र का पहला स्टॉपेज कोटा पहुंच गया मैं सुबह 10:50 में। और ये रही मेरी ट्रेन दुर्ग अजमेर स्पेशल, जिससे मैं यहाँ तक का सफ़र तय किया। और आप देख सकते हैं कोटा स्टेशन का छोटा सा नज़ारा। तो दोस्तों, अगला जो ट्रेन था वह था 5 घंटे बाद। तो मैं ऑटो रिज़र्व किया और निकल पड़ा कोटा की कुछ खास जगह देखने। सबसे पहले मैं गया सिटी मॉल कोटा। दोस्तों, ये सब शॉर्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड है पंडा भाई के चैनल भारतवासी में। जी हाँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर मैं पहुँच गया खड़े गणेश जी का मंदिर देखने। फिर जाते जाते रास्ते में घटोच कच्छ सर्कल
दृश्य जिसको मैंने कैद कर लिया अपने कैमरे में। फिर वहाँ से निकल पड़ा चंबल गार्डन और वहाँ की खूबसूरती को कैद करके समय व्यतीत किया। फिर वहाँ से मैं पहुँच गया एक बहुत ही खास जगह, गढ़ पैलेस, जहाँ राजा महाराजाओं के समय के प्राचीन वस्तुएं, स्मृति चिन्हों को सजाकर एक कांच के अलमारी में रखा गया था। फिर वहाँ से पहुँच गया 7 आश्चर्य गार्डन, जहाँ विश्व के कुछ खास इमारत जैसे क्राइस्ट द रिडीमर, एफिल टावर, पीसा की झुकी इमारत, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फिर अपना खूबसूरत ताजमहल और भी बहुत सी खूबसूरती को दिखाया गया है। उसके बाद मैं पहुंच गया कोटा स्टेशन, जहां शाम 5:55 को देहरादून के लिए मेरा ट्रेन था। और छोटा सा नज़ारा कोटा स्टेशन का आप देख सकते हैं। अब मैं ट्रेन के अंदर पहुंच चुका था। ये रहा कोटा देहरादून स्पेशल एसी ट्रेन। अब मैं अपने अगले सफ़र कोटा से देहरादून के लिए प्रस्थान कर चुका था। ठंडी का मौसम था, शाम ढल रही थी और लगभग 12 घंटे के सफ़र के बाद सुबह 5:30 को देहरादून पहुंच गया। और यहाँ की स्टेशन का नज़ारा आप देख सकते हैं। दिनांक 12 अक्टूबर, दिन मंगलवार। यहाँ स्टेशन में कोरोना वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग की भी सुविधा थी। और सुबह सुबह देहरादून का नज़ारा, और यहाँ स्टेशन के पास ही एक उद्यान था, जी हाँ, गांधी उद्यान का, बहुत ही प्यारा था। फिर देहरादून में लगभग मैंने 1 महीना यहाँ रुका हुआ था किसी काम की वजह से। फिर मैंने केदारनाथ की यात्रा के लिए अलग से निकल पड़ा। फिर मैंने देहरादून से सोनप्रयाग बस से सफ़र किया, क्योंकि आपको यहाँ से बस ही सफ़र करना है। देहरादून से सोनप्रयाग लगभग 247 किलोमीटर है। आपको यहाँ के लिए बस स्टैंड से तुरंत बस मिल जाएगी। अगर आपको कोई परेशानी का सामना न करना हो और अच्छी सीट चाहिए हो, तो आप रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आप एडवांस में अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मुझे 570 रुपये पड़ा, मैं वहीं से तुरंत टिकट करा लिया था। अब बात करते हैं सफ़र की। यहाँ बस से बाहर प्रकृति का नज़ारा बहुत ही सुंदर एवं मन को मोह लेने वाला दृश्य, मज़ा आ रहा था। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, सोनप्रयाग से बाबा केदारनाथ धाम की जो दूरी है वह है 21 किलोमीटर। और यहाँ से आगे का सफ़र गौरीकुंड और केदारनाथ के लिए सभी बस और प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ से बंद हो जाती है। शाम 6:30 या 7 बजे लगभग मैं सोनप्रयाग पहुँच गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है, आपको शेयरिंग टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। फिर से निकल पड़ा अपनी केदारनाथ धाम यात्रा की ओर। तो आपको रास्ते में छोटे छोटे जलप्रपात, झरने देखने को मिलेंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद यहाँ से बाबा केदारनाथ धाम की दूरी 16 किलोमीटर है और आपको यहाँ कोई टैक्सी सुविधा नहीं मिलेगी। आपको घुड़सवारी, पालकी और हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। गौरीकुंड मैं रात को पहुँच गया और वहाँ से धीरे धीरे बाबा का नाम लेते हुए केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू कर दी। रात भर पैदल यात्रा करते हुए अब सुबह हो चुका था, पर अभी भी पहाड़ के कारण सूर्य देव दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ से केदारनाथ की दूरी 8.5 किलोमीटर बचा हुआ था और धीरे धीरे बाबा का नाम जपते हुए यात्रा निरंतर मैंने जारी रखा।
नीला नीला अंबर, बड़े बड़े पहाड़, मन को मोह लेने वाला दृश्य कैमरे में कैद करते हुए आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। अब धूप भी खिल चुकी थी और सूर्य देव के भी दर्शन हो चुके थे। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ घोड़े पालकी वालों को भी दर्शन हो गए। फिर आगे एक कैंप में थोड़ा देर रुका, आराम किया और नाश्ता करके आगे के सफ़र में निकल पड़ा। अब बस बाबा के धाम के बहुत ही करीब आ चुका था मैं, और यहाँ का जो दृश्य था बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। यहाँ बैठे अघोरी महाराज जी का दृश्य बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब बस कुछ ही कदमों के फासले बाकी रह गए थे और मैं जी हाँ भूपेंद्र पंडा कदम रख चुका था बाबा के धाम केदारनाथ में। वो है अनादि, वो है स्वयंभू, है वो पिनाकी, है शिव शंभू, है शूलपाणी ओ घड़दानी, उग्र कमारी शंकर शंभू। को पता होगा कि नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि बाबा केदारनाथ धाम का जो द्वार है वह 6 महीने खुले और 6 महीने बंद होते हैं। जी हाँ, मई महीने के अक्षय तृतीया के आसपास बाबा केदारनाथ धाम के द्वार खुले जाते हैं और दिवाली के आसपास बंद हो जाते हैं। एक ही फर्क है स्वर्ग और केदारनाथ में। स्वर्ग में देव और केदारनाथ में महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसा लगा यह केदारनाथ धाम यात्रा भूपेंद्र पंडा भाई की कहानी। दोस्तों, इसमें मैंने कोई संपूर्ण जानकारी नहीं दिया है क्योंकि यार मैं खुद वहाँ पे नहीं गया हूँ और बाबा की बुलावा रहा तो मैं अगले साल केदारनाथ धाम यात्रा करने का सोच रहा हूँ।
और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ भूलिए मत, डिस्क्रिप्शन में मैंने भूपेंद्र पंडा भाई का चैनल का लिंक दे रखा हूँ, जो अभी हमारे ग्राम सरडी से, जी हाँ पूरी, जो कि लगभग 480 किलोमीटर का सफ़र है, वो एक साइकिल से कर रहे हैं। दोस्तों बादल भी गरज रहे हैं, मुझे घर जाना है। और जो मैं वॉइस ओवर किया हूँ उसमें भी अगर बादल और चिड़ियों की चहचहाट आ गई तो अभी से भी माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि भूपेंद्र पंडा भाई के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर।